इन चारों चोरों ने अपने ही एक साथी को मारकर एक रोड के किनारे पर फेंक दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिसको वो मरा हुआ समझकर अपनी जिंदगी मजे से काटने के बारे में सोच रहे थे, वही इंसान उनके गले की वो हड्डी बन जाएगा जिसको ना तो वो निगल पाएंगे और ना ही वो उनके गले से बाहर निकल पाएगी। असल में इस कहानी की शुरुआत ओहायो स्टेट फेयर से होती है, जहाँ पे तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे, जिसका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक फैशन शो होता है जो कि साल में एक बार कराया जाता है। और काफी दूर दूर से लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करके जीतने की कोशिश भी करती हैं। उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम लेस्ली था, जो कि आगे जाके इस कंपटीशन को जीत जाती है। उसी जगह पर हार्ली नाम का एक बड़ा ही शातिर आदमी पार्कर नाम के एक आदमी के साथ आया हुआ था, और वो दोनों असल में बहुत ज्यादा ही शातिर चोर थे, जिन्होंने पहले भी काफी बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया था। अभी भी वो दोनों ओहायो स्टेट फेयर में चोरी करने की ही बात कर रहे थे। पार्कर के साथ हार्ले अपने चार और साथियों को भी उसके साथ भेजने की बात करता है, जिनका नाम कार्लसन, रोस, मेलेंडर और ऑगस्ट था, जो कि इस जगह के कैश रूम में चोरी करने के लिए आए हुए थे। और अगर वो इस चोरी को करने में सफल हो जाते तो बड़े आराम से हर इंसान को $20,000 का फायदा होता। खैर, अब इसके तुरंत बाद सभी लोग अपने प्लान के हिसाब से कैश काउंटर के पास फैल जाते हैं और इस जगह को अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं। उस समय पर पार्कर ने चर्च के फादर का रूप लिया हुआ था और अभी वो सामने नजर रखने का काम कर रहा था। वहीं रोज और मेलेंडर जोकर का भेष बनाकर कैश काउंटर के अंदर घुसने की जगह ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ कार्लसन पुलिस के रूप में था और अभी वो फेयर के दरवाजे पे अपनी कार लेकर खड़ा हुआ था, ताकि वो भाग्यों के बाहर आते ही उन्हें वहां से निकाल पाए। और रही बात अगस्त की, तो वो पूरे कैश काउंटर के चारों तरफ घूम घूम के वहां की निगरानी कर रहा था, ताकि कोई भी अनहोनी होने से पहले वो सभी को वार्न कर सके। अब उसी समय रोस और मेलेंडर को एक जगह मिल जाती है जहां से वो कैश ऑफिस में घुस सकते थे, इसलिए वो तुरंत इस बारे में पार्कर को बताते हैं, जिसके तुरंत बाद वो सबसे पहले कैश ऑफिस के गेट पर पहुंचकर वहां खड़े गार्ड्स को अपनी बातों में उलझाना चालू कर देते हैं, जिससे गार्ड्स का ध्यान कैश ऑफिस के गेट से थोड़ा सा भटक गया था। और बाद में रोस और मेलेंडर तुरंत ही कैश ऑफिस में चले गए, जहां जाकर वहां के सभी लोगों को वो गन पॉइंट पर लेते हुए तुरंत सबसे नीचे लेटने को कहते हैं, जिसके तुरंत बाद ही पार्कर भी उन गार्ड से उनके हथियारों को छीनकर उन्हें सरेंडर करवाता है और खुद लॉकर की तरफ जाने लगा। वहां जाकर रोज और मेलेंडर भी लॉकर को काट के उससे कैश निकालने में लग गए थे, और तब पार्कर जल्दी उसी कैश को बैग में भर के कार्लसन को आने का मैसेज दे देता है। वहीं अगस्त सभी को सही सलामत निकालने के लिए फेयर के एक टेंट में आग लगा देता है, जिससे चारों तरफ भगदड़ का माहौल बन गया था, जिसका फायदा उठाते हुए कार्लसन, जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म में था, वो अपनी कार लेके कैश ऑफिस के पीछे पहुंच गया और फिर सभी कैश को कार में लोड करके फेयर से अलग अलग रास्ते से भाग निकलते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद सभी एक पुरानी बंद फैक्ट्री में मिलते हैं, जहां पे सभी अपना हुलिया बदल के एक नई कार में पैसों को लोड करके दूसरी जगह के लिए निकल पड़े। और तब रास्ते में कार में ही मेलेंडर बाकियों को एक नए चोरी के मिशन के बारे में बताना शुरू कर देता है। उस चोरी में हर एक पर्सन को $2 मिलियन मिलने के चांसेस थे। अब इस बात को सुनकर वैसे तो सभी की आंखें पूरी तरह से चौंधी आ गई थी, लेकिन पार्कर सभी को कुछ समय के लिए छुप के रहने को कहता है, क्योंकि अगर वो लगातार इस तरह से चोरियां करते रहे तो जल्दी ही पुलिस वालों की उन पर नजर पड़ जाएगी। मगर पार्कर की ये बात मेलिंडर सहित बाकियों को पसंद नहीं आती, जिससे पार्कर और मेलिंडर की बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते ये बहस मारपीट में बदल जाती है। तब बाकी सारे लोगों ने भी पार्कर के ऊपर हमला कर दिया था, इसलिए पार्कर खुद की जान बचाने के लिए कार का शीशा तोड़ के बाहर कूद जाता है, लेकिन कार से बाहर कूदने की वजह से उसके काफी ज्यादा चोट लग जाती है, जिससे पार्कर वहां से उठकर भाग नहीं पाता। तब मेलेंडर भी तुरंत कार रोक के ऑगस्ट से पार्कर को जान से मारने को कहता है, जिसके तुरंत बाद ऑगस्ट भी पार्कर के पास आके उस पर एक गोली चलाने के बाद बाकी सबके साथ उसको रोड के साइड में फेंक के वहां से चला गया। पर किस्मत से कुछ देर बाद उसी जगह से एक कार गुजरती है, जिसमें एक किसान परिवार जो कि अपने खेतों की सब्जियां और फल लेके अपने घर को लौट रहा था, उनकी नजर पार्कर पे पड़ गई थी। इसलिए तब उनमें से एक आदमी पार्कर के पास जाके उसकी पल्स चेक करता है, जिससे ये पता चलता है कि पार्कर की सांसें अभी भी चल रही हैं। इसलिए वो तुरंत ही अपने परिवार के साथ पार्कर को उठा के अपनी कार में लाता है और पास के हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर देता है। फिर उसके अगले दिन जब पार्कर को होश आया, तब उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है और वहीं उसके बगल में एक और पेशेंट होता है, जो पार्कर से एक डिवाइस का यूज करते हुए उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। मगर पार्कर अभी उसके सवालों को अनसुना करके उठ गया और हॉस्पिटल से भागने लगा। उतने में ही उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहाँ पे एक पुलिस की कार आके हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी, जिसको देखकर पार्कर अभी के लिए वापस से आके बेड पे लेट गया, क्योंकि वो अभी पुलिस की नजरों में नहीं आना चाहता था।
उतने में ही उसके कमरे में एक वार्ड बॉय आकर दूसरे पेशेंट को एक्सरसाइज कराने के लिए बाहर ले जाने लग गया था, जिस दौरान वो पेशेंट नर्स से पार्कर के बारे में भी बताता है। तब वार्ड बॉय पार्कर की हालत को चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग गया था, लेकिन उसके पार्कर के पास आते ही पार्कर ने अचानक उसके गले पे हमला करके उसे मार दिया, जिसके बाद वो तुरंत ही उसके कपड़े पहनकर सबसे पहले तो दूसरे पेशेंट का डिवाइस उससे छीनता है और जबरदस्ती उसको बाहर ले जाने लगता है। खैर अब क्योंकि पार्कर नर्स के ड्रेस में था, इस वजह से अंदर आते हुए पुलिस ऑफिसर्स को उस पर शक नहीं होता, जिसके बाद पार्कर हॉस्पिटल से बाहर चला गया और पेशेंट को शुक्रिया करके वहां से निकल जाता है। अब रास्ते में वो वहां से एक कार चुराकर सीधा अपने घर में आ गया था, जहां पे वो बाकियों से बदला लेने के लिए खुद को तैयार करने लगा। और इसके कुछ समय बाद पार्कर हार्ले के पास कॉल कर उसे पूरी घटना समझाता है। तब हार्ले के तो पूरी तरह से होश उड़ गए थे, पर क्योंकि वो अपनी टीम को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो पार्कर से किसी को ना मारने के लिए कहता है। मगर पार्कर उसकी बात ना मानते हुए उनका पता पूछता है, जिस पे हार्ले बताता है कि उसे किसी के घर का लोकेशन के बारे में नहीं पता था। उसे बस इतना पता है कि मेलेंडर और अगस्त रिलेटिव हैं और अगस्त के परिवार के कुछ लोग शिकागो के बारबन स्ट्रीट पे कई सारे क्लब्स और कैफे को ओन करते हैं। ये सब जान के पार्कर अब शिकागो के लिए निकल गया और रास्ते में वो एक जगह रुक के अपने पुराने दोस्त नोर्टे को कॉल करके उसे उसके लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए कहता है, ताकि वो अपना नाम बदलकर शिकागो जा सके। लेकिन उसी दौरान उसके सामने दो बंदे आ गए थे, जिनके हाथों में गन भी थी। वो दोनों पार्कर के सामने से एक शॉप में जाकर वहां लूटपाट करने की कोशिश में लगते हैं, जो देखकर पार्कर उनमें से एक चोर को बुला के पैसे शेयर करने को कहता है, जिस पे वो आदमी अपनी बंदूक निकाल के उल्टा पार्कर को धमकाने लग गया। मगर पार्कर उससे डरने के बजाय उसके पैरों पे गोली मारकर सीधा दूसरे बंदे के पास जाकर उसको डराने लग गया था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए दूसरे बंदे ने उसको सारे पैसे दे दिए थे, जिनको लेकर वो वहां से निकल गया। खैर अब इसके बाद वो सीधा वहां से नोर्टे के अड्डे पर पहुंच गया था, जहां नोर्टे उसके डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए उसकी कुछ करंट की फोटोज खींचता है। लेकिन उसको डॉक्यूमेंट्स बनाने में कुछ दिनों का समय लगने वाला था, इसलिए तब पार्कर वहां से सीधा शिकागो के बारबन स्ट्रीट पे अगस्त के परिवार के क्लब में पहुंच गया, जहां के सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए वो क्लब के मालिक से मिलने की बात करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अगस्त का भाई बॉबी था। तब गार्ड उसको बताता है कि इसके लिए पहले उनको बॉबी से परमिशन लेने की जरूरत है, जिसको लेने के लिए ही वो गार्ड अंदर जा ही रहा था कि तभी पार्कर पीछे से उस गार्ड पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है और खुद बॉबी के पास जा पहुंचता है। जहां जाते ही उसने बॉबी से अगस्त और उसके बाकी साथियों के बारे में पूछताछ करना चालू कर दी थी। तब शुरू में तो बॉबी को पार्कर के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए तब तुरंत ही उसके बाकी गार्ड्स पार्कर के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तब पार्कर ने भी वहां मौत का नंगा नाच चालू कर दिया था, जिस दौरान वो बॉबी के सभी गार्ड्स को सही से पेल पेल कर सीधा बॉबी के गले को पकड़ लेता है और वापस से उससे अगस्त और बाकी सबके बारे में पूछना चालू कर देता है। तब भी वैसे तो बॉबी उसको अगस्त के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आगे जब पार्कर उसको भी जान से मारने की धमकी देता है तो वो बता देता है कि असल में उसकी बात अगस्त से कुछ समय पहले ही हुई थी और अभी के लिए वो फ्लोरिडा में कहीं पर अपने बाकी साथियों के साथ छुपा हुआ था। अब ये बात जानकर पार्कर क्लब से भागते हुए हार्ले को कॉल करके बाकियों का पता मिल जाने की बात बताता है, पर जैसे कि हार्ले के हिसाब से अगस्त और उसके बाकी सभी साथी बहुत ज्यादा खतरनाक थे, इसी वजह से वो पार्कर को वहां नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि ऐसे में पार्कर की जान के साथ साथ हार्ले की जान को भी खतरा होता और हार्ले की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी फैमिली थी, जिनको भी नुकसान पहुंचाने से पहले अगस्त और उसके साथी एक बार भी नहीं सोचते। इसलिए खुद वो अभी इस शहर को छोड़कर वो कहीं और जाने का डिसाइड करता है, जिसके लिए ही कुछ सामान लेने के लिए वो बाहर चला गया था। तब जाते हुए वो अपनी बेटी को हर एक खिड़की दरवाजे को अच्छे से बंद कर अंदर ही रहने को कहता है। मगर हार्ले के उसके घर से निकलते ही एक आदमी जो कि उसके घर के बाहर कार में बैठा था, वो अपनी कार से बाहर निकलकर उसके घर के तालों को खोलता है और बड़े ही आराम से घर में एंटर हो गया। जहां जाते ही उसने हार्ले के परिवार के बाकी लोगों को खोजना चालू कर दिया था। मगर इसी बीच उस आदमी से आवाज होने के कारण हार्ले की बेटी सतर्क होकर बड़ी ही शांति से घर के बाहर निकल गई और जैसे तैसे कार में बैठकर वहां से भाग निकलती है। तब रास्ते में वो हार्ले को भी कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए अब वो सीधा पार्कर को कॉल लगाती है और बताती है कि कोई हार्ले के जाने के बाद चोरी छुपे उसके घर में आ गया था, जिस पे पार्कर उसे एक रेस्टोरेंट का एड्रेस बताता है जहाँ पर वो कुछ समय के लिए सेफ रहेगी। वहीं बॉबी अगस्त को कॉल करके बता देता है कि पार्कर को पता चल चुका है कि वो इस समय सभी के साथ फ्लोरिडा में छुपा है। इस बात से मेलेंडर बिल्कुल भी खुश नहीं होता।
क्योंकि उसके गोली मारने के बावजूद भी पार्कर जिंदा बच गया था। लेकिन जैसे कि अब पार्कर उनके पीछे पक्का आने वाला था, इसलिए मेलेंडर एक बार फिर से सभी के साथ पार्कर को मारने का प्लान बनाने लगता है और साथ में इस जगह को भी छोड़ने की बात करता है। वहीं पार्कर जब नोर्टे के पास पहुंचकर उससे उसके फेक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछता है तो नोर्टे उल्टा उसको गन दिखा के उसके प्लान के बारे में पूछने लगा। तब पार्कर समझ गया था कि नोर्टे भी बाकियों के साथ मिल गया है और अब वो उसकी जान के लिए खतरा बन चुका था। इसीलिए तब वो उसका थोड़ा सा ध्यान भटकाकर सीधा उसके सभी साथियों पर हमला करते हुए उन्हें स्वर्ग पहुंचा देता है, जिसके बाद उसने नोर्टे को भी डराना चालू कर दिया था। और तब नोर्टे की इतनी बुरी फट चुकी थी कि वो तुरंत ही पार्कर को उसके डॉक्यूमेंट्स दे देता है और फिर पार्कर भी वहां से डॉक्यूमेंट्स को लेकर सीधा फ्लोरिडा की तरफ जाने लग गया था। खैर अब जैसे ही पार्कर फ्लोरिडा पहुंचता है तो वहां पे उससे मिलने के लिए हार्ली आया हुआ था, जो पार्कर को मेलेंडर और बाकियों की लोकेशन के बारे में बताता है। पर अभी भी उसे एग्जैक्ट घर के बारे में नहीं पता जहां पर ये सभी छुपे हुए थे, मगर पार्कर हार न मानते हुए उस जगह की ओर निकल पड़ा ताकि उसे कुछ और क्लू मिल सके। लेकिन वहां बिना किसी जानकार के ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था। इसलिए तब थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए पार्कर उसी एरिया के एक रियल एस्टेट वाले आदमी को कॉल करके वहां घर लेने की बात करता है, ताकि वो रियल एस्टेट वाला बंदा खुद उसको घर दिखाने के लिए उस एरिया में लेकर जाए, जिसके बहाने पार्कर बड़े आराम से उस एरिया को स्कैन कर सकता था। तब लेस्ली नाम की वही औरत जो पहले के टाइम पर फैशन कंपटीशन को जीती थी, वही उसको घर दिखाने के लिए आने वाली होती है, क्योंकि इतने बड़े कंपटीशन को जीतने के बाद भी उसको कोई सही सी जॉब नहीं मिली थी और अब उसको यही यानी कि रियल एस्टेट एजेंट का काम करके अपना गुजारा करना पड़ रहा था। खैर तब लेस्ली को पार्कर के पास भेज दिया गया, जहां उससे बात करते हुए पार्कर उस एरिया के बारे में सब जानना चालू कर देता है। और तब लेस्ली भी उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ सब बता रही थी, क्योंकि हाल फिलहाल में उसका काम नहीं चल रहा था और अगर वो पार्कर को कोई भी घर बेचने में नाकाम रहती तो उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। खैर अब काफी सारे घर देखने के बावजूद भी पार्कर को मेलेंडर और बाकी सबकी लोकेशन के बारे में भी कुछ पता नहीं चला होता। लेकिन तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है जो थोड़ा सा छुपा हुआ था और पार्कर के हिसाब से मेलेंडर और उसके साथ ही शायद वहां पर ही थे। तब पार्कर उस घर के बारे में लेस्ली से पूछता है, जिस पर लेस्ली उसको बताती है कि असल में भी रिसेंटली ही उस घर को 6 महीने के लिए किसी ने रेंट पर लिया है, पर कभी कभी ही वो उस घर से बाहर आता है। जो बात सुनते ही पार्कर को यकीन हो गया था कि मेलेंडर और अगस्त बाकी लोगों के साथ पक्का वहां पर ही छुपे होंगे, इसलिए तब से ही वो उस घर पर नजर रखना चालू कर देता है। जिसके बाद एक रात मौका मिलते ही पार्कर घर के बैकयार्ड में दबे पांव घुस भी गया था, जहां जाकर अब वो अंदर देखना चाहता था। तब किस्मत से उसकी नजर मेलिंडर समेत बाकी तीनों चोर पर पड़ जाती है, जिससे अब उसको कंफर्म हो जाता है कि ये सभी यहीं पर छुपे हुए हैं। अब वैसे लेस्ली का यूज करके पार्कर ने उस घर के बारे में सारी जानकारी निकाल तो ली थी, मगर लेस्ली को भी कहीं न कहीं इस बात पर शक हो गया था कि पक्का पार्कर वहां घर खरीदने तो नहीं आया और उसका इरादा कुछ और ही है। इसलिए तब लेस्ली पार्कर के बारे में चेक करती है, मगर पार्कर के उसके फर्जी नाम की वजह से उसको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती और कहीं न कहीं वो बात को समझ गई थी कि पक्का पार्कर कोई फेक आइडेंटिटी बनाकर वहां कोई गड़बड़ करने के इरादे से आया है। इसलिए अगले दिन पार्कर से मिलने पर वो डायरेक्ट उससे इस बारे में बात करती है, जिससे पार्कर के तो पूरी तरह से होश उड़ गए। मगर तब वो लेस्ली को उसके ऑफिस में ले जाकर डराना चालू कर देता है, ताकि वो आगे चलकर पार्कर के बारे में बाहर किसी से कोई भी बात ना करे। तब लेस्ली भी इस पर मान तो गई थी, लेकिन वो उल्टा पार्कर को धमकाते हुए उससे कुछ पैसे की डिमांड करती है। लेकिन पार्कर इस बात को अनदेखा करके वहां से चला गया, पर कहीं ना कहीं उसको लेस्ली के लिए बुरा लग रहा था। इसलिए वो अगले दिन लेस्ली को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, जहां उसने लेस्ली को अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में बता दिया था। और अब लेस्ली को पता था कि पार्कर वहां अपने साथ करे गए धोखे का बदला लेने के लिए आया है। तब लेस्ली भी उसे अपनी पूरी कंडीशन के बारे में बता देती है, क्योंकि असल में वो भी पार्कर से वैसे तो पैसे नहीं लेना चाहती थी और उसके पास ना तो अभी के टाइम पर अच्छी जॉब थी और ना ही उसके पास पैसे बचे हुए थे। अब ये बात जानकर पार्कर लेस्ली को सही सा काम देता है, जिसमें उसको मेलेंडर और उसके घर पर नजर रखकर जानकारी पार्कर को देनी थी। और तब रात में ही पार्कर को मेलेंडर और उसके बाकी साथियों के कहीं जाने के बारे में पता चलता है, इसलिए वो मौका देखकर उसी रात मेलेंडर के घर में पहुंच गया और पूरे घर की तलाशी लेने लगता है, जहां पर उसे पता चलता है कि अब वो चारों किसी काफी बड़ी ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने का प्लान बना रहे थे, जिसकी तैयारी कुछ दिनों में पूरी होने वाली थी। पर अभी पार्कर को शॉप के नाम या एड्रेस के बारे में कुछ पता नहीं चलता।
तभी उसको बाहर से मेलिंडर की गाड़ी की आवाज आई। इसलिए पार्कर वापस से बड़े सावधानी से बाहर निकलकर लेस्ली के पास जाकर उससे उस एरिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप के बारे में पूछता है, मगर उस एरिया में तो कोई बड़ी शॉप थी ही नहीं। पर तभी अचानक लेस्ली को याद आया कि हाल फिलहाल में एक बहुत अमीर औरत की डेथ हुई है, जिसके पास पैसे और ज्वेलरी तो बहुत होती है, लेकिन उसके परिवार का कोई सदस्य न होने की वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में बेच दिया जाने वाला था और पार्कर के द्वारा बताई गई ज्वेलरी शॉप वहीं पे हो सकती थी, जिसका मतलब साफ था कि पक्का वो लोग वहां पर ही चोरी करने वाले थे। तब पार्कर को मेलिंडर का पूरा प्लान पता चल चुका था, जिसके बाद वो सोचता है कि पहले ये चारों चोरी करें, जिसके बाद वो उन चारों को मार के उनकी चोरी का सामान लेके अपना बदला पूरा कर लेगा। साथ ही तब वो उसका कुछ हिस्सा लेस्ली को भी दे देगा ताकि उसकी सिचुएशन कुछ हद तक ठीक हो सके। वहीं मेलिंडर और बाकियों को भी पता था कि पार्कर इसी शहर में है और उन्हें ही ढूंढ रहा है, जिस वजह से वो एक आदमी को पार्कर को मारने की जिम्मेदारी देते हैं, जो कि असल में एक खतरनाक सीरियल किलर था। अब थोड़े ही समय के अंदर वो आदमी पार्कर का पता लगा लेता है और जब पार्कर अकेले अपनी बिल्डिंग में होता है तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है। तब दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे को काफी चोट पहुंचाते हैं, मगर आखिर में पार्कर लड़ते हुए उस किलर को अपनी बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, जो कि सीधा काफी ऊंचाई से नीचे जमीन पर आके गिरता है और उससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब इस घटना से उसे समझ आ गया कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि मेलिंडर ने उसे ढूंढ लिया है और इसलिए जल्द से जल्द उसे अपना काम पूरा करना होगा। मगर किलर से लड़ाई के दौरान पार्कर काफी जख्मी हो गया था, जिसके बाद वो सीधा लेस्ली के घर जाके रहना ठीक समझता है। लेकिन कुछ समय बाद ही लेस्ली के घर पर पुलिस आ गई, जो कि उससे लड़ाई वाले हादसे के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि लड़ाई के दौरान पार्कर के जेब से लेस्ली के कंपनी का कार्ड गिर गया था जिसमें उसका नंबर लिखा हुआ था। पर तब लेस्ली ऐसा दिखाती है जैसे उसको उस कार्ड के बारे में कुछ पता ना हो। तब पुलिस वाले वहां से जाने तो लग गए थे, मगर उनका शक अभी लेस्ली से पूरी तरह से हटा नहीं था। खैर, अब क्योंकि ऑक्शन उसी रात होने वाला था, इसलिए मेलिंडर और बाकी सब चोरी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उस दौरान मेलिंडर और उसके बाकी साथी अपना भेस बदलकर ऑक्शन वाली जगह पर आकर उसे अच्छे से देखना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें अंदर और बाहर जाने वाली जगह के बारे में पता चल सके। तब सारी जगह को देखने के बाद ये डिसाइड होता है कि अगस्त उस जगह के पीछे सी में बोट लेके खड़ा रहेगा और वहीं बाकी तीनों फायर फाइटर्स की यूनिफॉर्म पहनकर उस जगह में एंटर करेंगे और चोरी करके पानी के रास्ते से गायब हो जाएंगे। खैर, इसके बाद अब रात में ऑक्शन शुरू हो गया, जिसमें काफी अमीर लोग ज्वेलरी और बाकी एक्सपेंसिव चीजें खरीदने के लिए आए हुए थे। तब सभी को पहले डिनर कराया जाता है, जिसके बाद ऑक्शन शुरू होता है और सारी चीजें लोगों के सामने रखी जाती हैं। तभी उस जगह पर 2 धमाके होते हैं, जिससे वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन गया था और सभी लोग उस जगह से बाहर जाने के लिए भागने लग गए थे। अब जैसा कि मेलिंडर और उसके साथियों को इसी पल का इंतजार था, इसी वजह से वो सभी को बाहर निकाल के खुद अंदर पहुंच जाते हैं और एक एक करके सभी ज्वेलरीज को बैग में भर के पीछे के रास्ते से बाहर निकलकर भागने लग जाते हैं, जहां सी के पास अगस्त उनका इंतजार अपनी बोट के साथ कर रहा था और बड़े ही सफाई से चोरी को अंजाम देके वो लोग वापस अपने घर पहुंच गए थे। इधर पूरे शहर में हलचल देख पार्कर समझ जाता है कि चोरी हो चुकी है, जिससे वो तुरंत ही मेलिंडर के घर के लिए निकल पड़ा। मगर उसके पीछे लेस्ली भी वहां पर आ जाती है और चुपके से अंदर जाने की कोशिश करने लगती है, पर तभी अगस्त उसे देख लेता है, जिसके बाद वो उसे पकड़ के अंदर सबके सामने लेता है। और तब मेलिंडर लेस्ली को देख के समझ जाता है कि पक्का पार्कर भी उनके घर में है, इसलिए तब वो सबके साथ पार्कर को ढूंढने लगा। तब रोज पार्कर की तलाश करते हुए बाहर चला जाता है, जिससे पार्कर वहां पर उसको बड़ी शांति के साथ ठिकाने लगा देता है और खुद सीधा घर के अंदर एंटर कर गया। वहीं अंदर ही बाकी सब भी एक साथ आ गए थे, लेकिन अभी उन्हें रोज की मौत के बारे में कुछ पता नहीं था। पर जैसा कि अभी वो उनके साथ नहीं होता, इसलिए वो समझ गए थे कि पार्कर ने उसे मार दिया होगा। तभी लेस्ली की नजर टेबल पर जाती है, जिसके नीचे गन रखी हुई थी। तब वो तुरंत ही उस गन को उठाकर कार्लसन पर शूट कर देती है, जिसका फायदा उठाते हुए पार्कर भी मेलिंडर पर गोली चला देता है, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। लेकिन अभी अगस्त ने लेस्ली को वापस से पकड़ लिया था और वो उसको शूट करने की धमकी देते हुए पार्कर को सरेंडर करने के लिए कहता है। पर तब पार्कर बड़े चालाकी से लेस्ली को बचा के अगस्त को भी शूट करते हुए मौत के घाट उतार देता है, जिससे फाइनली अब उसका बदला पूरा हो गया था। पर अब वो सारी ज्वेलरी को लेस्ली के साथ लेकर गायब हो गया। तब कुछ समय के लिए वो लोग उस ज्वेलरी को छुपाने का डिसाइड करते हैं, ताकि किसी को उन पर शक न हो। और बाद में उसके बेचे जाने पर पार्कर लेस्ली को उसका हिस्सा देने वाला था। तब लेस्ली भी इस बात पर भरोसा करके उसको लास्ट टाइम गुड बाय कहती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल गए। अब इसके कुछ समय बाद लेस्ली के घर एक पार्सल आता है, जिसमें उसके हिस्से के पैसे थे, जिनको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई और वहीं पार्कर ने हार्ली को भी पैसे दे दिए थे।
जिससे हार्ली को भी बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि पार्कर को बचाने के लिए किसान परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, जिसके बारे में पार्कर को पता चल गया, इसलिए उसने उनका कर्जा भी खत्म करवा दिया था, जिससे वो लोग भी बहुत खुश हो गए। बाकी आपके हिसाब से पार्कर इस पैसे से और क्या क्या कर सकता था, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। खैर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।